अच्छा, ये डीएनएफ ब्लॉक में कहां तक हुआ था बताइए मुझे। अभी बातें नहीं करनी। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, देख लीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है, देख लीजिए एक बार भाई। देख रहा हूं। इसके नीचे लिखे, इसके नीचे लिखे जीडी, जीडी, गैडोलिनियम। जीडी इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। GD is a ferromagnetic substance. GD is a ferromagnetic substance. GD is a ferromagnetic substance. Next point. Highest spin only magnetic moment. Highest spin only magnetic moment. कौन है बेटे? GD. Very good. Spin only पूछा हो तो GD. स्पिन ओनली पूछा हो तो जीडी। हाईएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है तो जीडी। नेक्स्ट पॉइंट में हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट नियोडाइमियम एनडी। हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट नियोडाइमियम एनडी। हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट नियोडाइमियम एनडी due to the combined effect of spin plus orbital. Due to the combined effect of spin plus orbital. स्पिन प्लस ऑर्बिटल। तो स्पिन और ऑर्बिटल को मिलाकर अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो नियोडाइमियम, और अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो जीडी होगा। सही है बात? हाँ, जल्दी। शांति, शांत रहे, शांत रही, जल्दी। बस ये आप ही के लिए। ये 34th ईयर एलन का सेलिब्रेट चल रहा है इसको। ऐसा नहीं। मैं चॉकलेट नहीं खाता। हो गया? सबको मिल गई ना चॉकलेट? नहीं मेरे लेकिन नहीं लेकिन लिखेंगे नहीं, चॉकलेट खाते नहीं हम, खाते नहीं है, खिला देते हैं, लेकिन हम तो कुरकुरे 5 रुपए के तुरतुरे खाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज और लिखिए, वो लिखवा दिया था, ट्रांसयूरेनिक लिखवा दिया था, ठीक है, और मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ओके, यस, वेरी गुड। अच्छा एक चीज और बताइए मुझे आप, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन में, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन में F8 आता है या F7D1?
F8 कभी आता ही लाना भी नहीं। जहां पर भी F8 आए वहां पर F7 T1 करना है, जैसे CD, तो CD में करेंगे F7 T1। तो जहां F8 कभी कॉन्फ़िगरेशन बनता ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, थोरियम D2 होता, ये मैं पहले लिखवा चुका हूं, बता चुका हूं इसको। चलिए कोई बात नहीं, हटाइए। आज जाके D&F ब्लॉक के क्वेश्चन शुरू कर दिए कि आप लोगों ने? कर लो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम टाइम लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, और चाहे तो D&F ब्लॉक के आप चाहो तो NCERT भी पढ़ लेना, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें ज्यादा टाइम खराब करोगे नहीं तो, क्योंकि छोटी सी NCERT है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ज्यादा टाइम खराब होगा। बड़े चैप्टर की मना इसलिए करता हूं क्योंकि उसमें 2-3 दिन बर्बाद करो, इसमें तो मुश्किल से 15 मिनट बर्बाद होंगे, उसमें तेरा मन खत्म हो जाएगा पढ़ने से। चल नेक्स्ट, हेडिंग डालिए एस ब्लॉक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एस ब्लॉक। तू पढ़ा ले इधर, आजा मैं बैठ आजा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा पर लहराना मत। चलिए डाउट पूछूंगा मैं भाई, अगर मैं आपकी जगह बैठूंगा तो मैं तो डाउट पूछूंगा और फिर अब देखिए बाहर बताइए हाँ ये सही बात, जैसे कोई डाउट पूछ बेटा बाहर पूछ, सबके सामने नहीं, डाउट सबके सामने नहीं, बाहर अकेले में, जो भी होगा सलट लेके अपन तो अच्छा, मेरे से डाउट आप यही पूछ सकते हो, मैं बाहर नहीं बताता ज्यादा, यहीं आप पूछ लेना डायरेक्ट अपने सामने की बात, सामने बताएंगे तो सही रहेगा, हो सकता है वो डाउट किसी और का भी हो, संभावना ये भी होती है, और कोई पूछ नहीं रहा हो इसको। चलिए बात करते हैं एस ब्लॉक के अंदर, मैं लिखता हूं बाद में आप लिखेंगे, मैं लिख देता हूं, सिर्फ आप प्रॉपर्टी बताते जाइए, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर बात करें बेटा, कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, और सेकंड ग्रुप की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। बोल बेटा सही है। चलिए एलिमेंट, अगर बात एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सबको याद है, तो मैं लिख भी नहीं रहा हूं एलिमेंट, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा डायरेक्ट। बताइए नंबर 1 प्रॉपर्टी, आप बताते जाना, मुझे बताइए इन दोनों प्रॉपर्टी में सबसे पहले मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए किसकी ज्यादा है, फर्स्ट है या सेकंड है? रीजन बताओगे क्या? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन देगा ये? क्या ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है? इसका मतलब सेकंड का मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो पैकिंग बताइए, पैकिंग अच्छी किसकी? हाँ अच्छा, जिसकी पैकिंग अच्छी होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा या कम? ज्यादा। इसका मतलब क्या सेकंड का मेल्टिंग पॉइंट या फर्स्ट से ज्यादा होगा क्या? अच्छा दूसरी बात ये तो बताओ, एस ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या डी ब्लॉक? हाँ पक्की बात, मैं डी ब्लॉक पूछूंगा भाई। बताइए 3D ट्रांजिशन सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम, पूरे डी ब्लॉक में लोएस्ट मरकरी है, पक्की बात। अच्छा क्या ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से चेक करते हो? क्या जिंक एड में मरकरी का लोएस्ट होता है? अच्छा मैग्नीज का हाईएस्ट होना चाहिए, पर क्या एक्सेप्शनली लो हो जाता है? क्या रीजन केवल 2 है क्या? 2 नहीं, उसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड वीक बनता है, सही है बात। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, डी ब्लॉक के अंदर टॉप टू बॉटम आओगे, हायर का स्टेबिलिटी बढ़ेगा लोअर? ऑक्सीडाइजिंग नेचर लेस या मोर? पक्की बात। एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, क्रोमियम +2 और आयरन +2, पहले बताओ इसकी नेचर बताइए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग? हाँ अच्छा, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर? नीचे जाएगा ऊपर, सेल्फ को, सामने वाले को, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग? हाँ क्या ये भी ऊपर जाएगा? क्या दोनों रिड्यूसिंग है? अच्छा रिड्यूसिंग बताओ, क्रोमियम +2 या आयरन +2? चेक करो आप, चेक। अच्छा मैं लिख भी देता हूं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3D4 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3D6। आयरन +2, D6 क्या ऑलरेडी स्टेबल नहीं है? T2G फुली फिल्ड। हाँ तो लिगेंड अंडरस्टूड है, लिगेंड्स है यहां, मैंने Fe+2 के साथ साइनाइड रख दूंगा, अच्छा क्या फर्क पड़ रहा है? इसीलिए D6 स्टेबल होता है, तभी तो पढ़ा है ये चीज, और पढ़ा दें इस बात को, बताइए D6 T2G फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड? D6 स्टेबल या अनस्टेबल?
बताइए स्टेबल से क्या D5 पे जाने की कोशिश करेगा? करेगा करेगा करेगा, पर आसानी से जा। बताइए D4 स्टेबल या अनस्टेबल? क्या आसानी से D3 में जा सकता है? सही है, वही है, नहीं वही है, अरे यही तो वही है। कौन है ये जो यही है वो और वही सही है? सही रहा। अब आइए, बात समझ में आई क्या? याद रखिए, हाँ हाँ, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग ईमान के आंसर देते हैं इस चीज में। T2G की स्टेबिलिटी उसी बिहाफ पर डिफाइन होती है। सही है ना भाई? इसलिए आजा बेटे आजा, यहां पर देखते हैं। आइए, बीच में ऐसी बात पूछ ली थी मैंने। यहां बताइए 4th नंबर, मेल्टिंग पॉइंट के बाद आते हैं, बात करते हैं यहां पर। मुझे बताइए बेटा, कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, जल्दी बोलो यार। फर्स्ट ईयर सेकेंड ए में बोलो तो क्या सेकेंड ए ज्यादा है क्या? रीजन बोलो साहब। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है? यहां सिंपल, सही है बात। बेटा आईपी ऑर्डर तो बता दे, ज्यादा किसका? अच्छा बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर तो बता दे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या सेकेंड ए का ज्यादा है फर्स्ट से? क्या फर्स्ट ए का सेकेंड ए से ज्यादा है क्या? शाबाश बेटे, वेरी गुड। अच्छा, मेटालिक नेचर तो बता दे। हाँ, फर्स्ट ए या सेकेंड ए? पक्की बात? अच्छा बेटे, रिड्यूसिंग नेचर तो बता दे। कहां लहरा गया बेटे? फर्स्ट ए या सेकेंड ए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्यों आपने फर्स्ट ए क्यों बोला? जल्दी देगा तो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, तो सामने वाले को जल्दी। सिंपल, छोटी छोटी बातें पूछ रहे हैं साहब। 9 नंबर में बताइए मुझे, रिड्यूसिंग नेचर में बताइए। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर आता है? क्या मोर नेगेटिव एसआरपी वैल्यू है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हाई हाइड्रेशन एनर्जी, याद है? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर आंसर देना। वाई F2 is the strongest oxidizing agent? 1 2 3 4 ऑप्शन मैं लिखूंगा, सिर्फ आप हाँ या ना जवाब देना, यस और नो। क्या बोलोगे? तो पहली बात लिखूंगा, आप यस और नो में आंसर देना। बताइए F2 के स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के पीछे रीजन क्या? हाई हाइड्रेशन एनर्जी है? बोलो बेटे, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ भाई साहब, यही तो कारण है इसको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलने का। बताइए, क्या एक रीजन लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है? हाँ या ना? क्या तीसरा रीजन हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है? हाँ या ना? क्या आंसर ऑल ऑफ दीज है? सारे ऑप्शन करेक्ट है। अब बताओ, अब मुझे बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, देखते हैं। बताइए, क्या F2 में एल्पेल रिपल्शन है? इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम देना पड़ेगा, जल्दी ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा, जल्दी गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज जल्दी आएगा। अब ये कहां पर है, हवा में या पानी में? साइज छोटा है क्या? साइज छोटा है तो क्या हाइड्रेशन ज्यादा होगा क्या? हाइड्रेशन ज्यादा होने से एनर्जी रिलीज ज्यादा या कम? एनर्जी रिलीज ज्यादा, तो डेल्टा H मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव? डेल्टा H मोर नेगेटिव मतलब डेल्टा G मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव, और डेल्टा G मोर नेगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। बोलिए, आई बात समझ या नहीं आई? पक्का? इसका मतलब मुझे ये बताओ, एक बात आ गई तो एक बात बता बेटे, इस नॉन मेटल के लिए एंथैल, अरे यार ये इंक नहीं डालते क्या इसमें? आइए बताइए, सोच के बोलना। क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए डेल्टा H 3 बातों पे डिपेंड करता है? बताइए,
क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड करता है? क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है? क्या हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है? कहां पर बेटा, हवा में या पानी में? क्या पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पानी में बनाई है क्या? अब बताइए, ये दोनों एक्सो या एंडो? ये बोलो, क्या एंडो की वैल्यू कम होनी चाहिए? क्या इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? तो डेल्टा इज मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव? क्या ये पूरी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है क्या? दैट्स व्हाई इट कैन एक्ट एज वन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलिए बोल बेटा, सही अगला आ रही है बात समझ? अब कोई पूछेगा तो गलती नहीं करने का। बताइए, फिर से बोलना। F2 के स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का रीजन पहला, क्या हाई हाइड्रेशन एनर्जी दे सकते हैं? कारण है साइज छोटा। दूसरी बात, क्या मैं हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे सकता हूं? तीसरी बात, क्या लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे सकता हूं? तीनों आंसर बोलिए। आई बात समझ? लिखिए, बताइए, बोलिए और बताइए सर। लिथियम के लिए बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो कुछ करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एंथैल्पी चेंज फॉर मेटल डिपेंडेंसी होती है सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। क्या हो गया तू? इन सभी पर डोमिनेट करेगी इसकी हाइड्रेशन एनर्जी, और लिथियम के केस में भी हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू एंडो से ज्यादा है। दैट्स व्हाई लिथियम एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अदरवाइज होना चाहिए था सीजियम, पर सीजियम के केस में क्या दिक्कत हो गई? हाइड्रेशन एनर्जी इतनी कम हो गई कि वो आईपी और सब्लिमेशन डोमिनेट करे। दैट्स व्हाई, ये कारण है साहब। ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं शायद, इस तरह से पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ा दिया ना मैंने, अब क्या पढ़ाऊंगा? ये क्वेश्चन एआईबीएमटी के अंदर आया हुआ है। फ्लोरीन को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मान लीजिए ऑल ऑफ दीज नहीं होता तो आपका प्रेफरेबल आंसर क्या जाता? हाइड्रेशन एनर्जी। वेरी गुड। इसीलिए तो ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम को सबसे ऊपर रखना पड़ता है, और लिथियम का सबसे ऊपर होने का रीजन सिर्फ एकमात्र रीजन, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर मान लीजिए हाइड्रेशन पानी में ना बनाए, सोच के बोलना, अगर पानी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं बनाए तो सबसे ऊपर कौन होगा? सीजियम, क्योंकि आईपी भी लो है और सब्लिमेशन भी लो। तो गैसियस स्टेट में सीजियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बोला ना, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ पढ़ने लायक बात होती है, इसलिए किसी भी चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है। फिर बोल रहा हूं, हाइड्रोजन तक को पढ़ के जाएंगे अच्छे से। हर एक क्वेश्चन मायने रखता है और हर एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है। केमेनोफोर का कलर आने का रीजन, चार्ज ट्रांसफर। केमेनोफोर में एमएनओ4 माइनस की ज्योमेट्री का नाम, पाई बॉन्ड जो बनेगा वो पी पाई या डी पाई? डी किसका? पी किसका? मॉड्यूल के अंदर ये क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है आंसर, करेक्शन कर लेना उसको। अच्छा, MnO4-1 में सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल या अनइक्वल? और डाइक्रोमेट आयन में क्या अनइक्वल है? मैक्सिमम कितनी इक्वल है? 6 इक्वल। कलर क्या है डाइक्रोमेट का? क्रोमेट का। पीएच अगर 7 से कम है तो कौन किस में बदलेगा? क्रोमेट डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट क्रोमेट? और 7 से ज्यादा तो डाइक्रोमेट क्रोमेट। आपने डाइक्रोमेट एक ही तरह का क्यों लिया? ओनली एसिडिफाइड क्यों पड़ा है? क्योंकि वो 1+3 में ही जा सकता है। केमेनोफोर 2 तरह के क्यों पड़े? अच्छा, केमेनोफोर बनाने के लिए H2SO4 डाइल्यूट लेते या कॉन्सेंट्रेट? कॉन्सेंट्रेट लेते हैं, एक्सप्लोजन होगा क्या? क्या बनेगा? Mn2 सर, ठीक है।
क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आयनिक क्लोराइड के लिए होता है। इसके नीचे लिखे, अच्छा लिखते भी जाओ, बोलते भाई देखो पूछूंगा तो जरूर, बिना पूछे तो देखिए कोई चैप्टर कंप्लीट होता ही नहीं है इनऑर्गेनिक के अंदर, मैं बताऊंगा। और आंसर जब मुंह से अपने आप निकले समझ जाइए कि आपका आंसर नीट में बने, और निकलने में थोड़ा वक्त लगे, थोड़ी हेजिटेशन हो, और या फिर थोड़ा सा आपको टाइम लगे सोचने में, तो मान लीजिए थोड़ा सा वहां पर पढ़ने की जरूरत है, बस ये डिफरेंस होता है मेनली। और एकदम से आंसर आ जाए, देखिए 17 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के आते हैं, मुश्किल से 7 मिनट लगते हैं, 5 से 7 मिनट में क्वेश्चन बन जाते हैं। इतना ही टाइम लगता है इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन को बनने में, अगर आपको आता है, वरना उसमें कितना ही टाइम लगाओ, अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। और अगर क्वेश्चन कोई नहीं आए तो जबरदस्ती उसको करो मत, छोड़ने की कोशिश करिए। जिसकी हाँ गैसेस फेज में। दूसरी बात एक चीज और बताओ, क्या मैं मरकरी को आयरन के कंटेनर में ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं? एल्यूमिनियम के कंटेनर में कॉन्सेंट्रेट HNO3, ठीक है। स्टेनलेस स्टील पर रस्टिंग, क्या तीनों का रीजन प्रोटेक्टिव लेयर है? एक ही साथ पूछ। ऐसा कौन सा एलॉय है जिसमें नॉन मेटल एज इम्प्योरिटी है? और वो नॉन मेटल क्या है? कार्बन, 0.25% लगभग होती है, लिखेंगे इसके नीचे। अगर D6 आपका बनता है या D3 आपका बनता है तो आप लिगेंड मानकर ही करोगे T2G के भी आफ्टर, D3 में ओनली, बस बाकी जगह नॉर्मल कंडीशन में है ना। लिखे, लिखेंगे। आइए बात करें थोड़ी सी, लिखो इसके नीचे, हेडिंग डालिए, इसी के अंदर बात करते हैं, प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डालिए मेल्टिंग पॉइंट, हेडिंग डालिए मेल्टिंग पॉइंट। थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दे देना। आइए बात करते, चलो बेटा दिमाग लगाओ जल्दी। देखिए मेल्टिंग पॉइंट में फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, ध्यान दो, आओ थोड़ा सा दिमाग लगा लो, उसके बाद खत्म, खेल खत्म। बताइए सभी में मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन सेम या डिफरेंट? इसका मतलब अब आप साइज देखोगे, साइज छोटा किसका? पैकिंग स्ट्रॉन्ग या वीक? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, सही है पक्का। आइए नीचे वाले बताइए, सबसे पहले बताइए, इसको छोड़ो मैग्नीशियम हटाओ, ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया। नॉर्मली बताइए, क्या नॉर्मली ऑर्डर ये होगा क्या? बस मैग्नीशियम एक्सेप्शनल केसेस है, जिसका रीजन है लैटिस डिफेक्ट, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट इन सेकेंडरी ग्रुप मिनिमम होता है, कारण है लैटिस डिफेक्ट। इसके लैटिस जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर डिफेक्ट आता है, उस वजह से इसके वॉइड बन जाते हैं। वॉइड क्रिएट होने की वजह से पैकिंग लूज होती है, और पैकिंग लूज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे कम हो जाता है, कारण है लैटिस डिफेक्ट। क्रिस्टल बनते वक्त ये चीजें होती है इसके साथ, इसलिए तो पहली चीज मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी चीज पढ़ेंगे डेंसिटी, बाद में लिखना आप लोग, सिर्फ देखते जाओ मुझे बताते हैं। आइए बात करें, डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। मास बाय डेंसिटी से याद आया, डी ब्लॉक में हाईएस्ट डेंसिटी इरिडियम और ऑस्मियम, ज्यादा किसकी? इरिडियम की ज्यादा है, ऑस्मियम से थोड़ी लगभग बराबर है, ज्यादा डिफरेंस, ठीक है बात। अच्छा डी ब्लॉक के अंदर लेफ्ट राइट जाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगा कम होगा? टॉप टू बॉटम, क्या दोनों जगह बढ़ता है? ठीक है, यहां पर बात करते हैं। आइए फर्स्ट ग्रुप में बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसी। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। बताइए बेटा, मास बढ़ रहा है कम हो रहा है? मास बढ़ेगा, डेंसिटी भी। कौन सा पीरियड है, सेकंड या थर्ड?
पीरियड कौन सा है? ये थर्ड में क्या 3D खाली होता है? पर एक्चुअल वो यहां पर खाली रहेगा क्योंकि 4s1 भरा जाएगा, उसके बाद भाई 3D भरा तो फोर्थ पीरियड में ही जाता है। 3D भरा तो याद है क्या आपको? भाई थर्ड पीरियड में तो 3D सभी के लिए खाली होगा, और पोटेशियम के केस में अगर यहां पर 4s1 है तो 3D खाली है। अब बताइए, मास तो बढ़ रहा है, अब 3D क्योंकि खाली है तो वैकेंट है, वैकेंट है तो क्या हो गया? वैकेंट 3D होने से वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी होनी चाहिए थी ज्यादा पर हो गई, तो ये इधर और ये इधर। इसका मतलब वो डेंसिटी ऑर्डर क्या बनेगा बताओ फर्स्ट ग्रुप? बोलो सबसे ज्यादा, बोलो ऑर्डर बोलो। सीजियम के बाद के बाद के बाद के बाद, वेरी गुड। लिथियम की डेंसिटी लो या हाई? वेरी गुड। और लो डेंसिटी है तो बताइए, अच्छा क्या ये रिएक्टिव होते हैं क्या? क्या इनको स्टोर करके रखना पड़ेगा? ड्यू टू लो डेंसिटी आप इसको नोट स्टोर्ड इन केरोसिन। बताइए केरोसिन ऑयल में इसको स्टोर क्यों नहीं कर सकते? फ्लोट करेगा सरफेस पर क्योंकि डेंसिटी लो है, और डेंसिटी लो है सरफेस पर फ्लोट करेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है। तो बताइए कहां स्टोर करें? वेरी गुड, स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। वैक्स में दबा के रखिए इसको, सरफेस पर आएगा नहीं, रिएक्शन करेगा। अब बताइए क्या सोडियम को मैं केरोसिन में स्टोर कर सकता हूं? क्यों? स्टोर्ड इन केरोसिन। बोलो बेटे ऐसा क्यों? डेंसिटी ज्यादा है। आ गई बात समझ? इसी तरीके से सेकंड, ये तो बात हुई फर्स्ट ग्रुप के बारे में, अभी पूरा चीज फर्स्ट में भर गया। सेकंड में डायरेक्ट लिख देता हूं बेटे, याद हो जाए तो याद कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात। बैरियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरिलियम के बाद कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। कारण अभी भी वही है, 3D 0, वही वैकेंट, वही वॉल्यूम बढ़ेगा, वही डेंसिटी कम हो जाएगी। कम करना है ज्यादा करना है यार? क्या कर दिया यार, क्या से क्या कर डाला। सही है, तो यही 3D 0, वही वॉल्यूम बढ़ेगा, वही डेंसिटी कम हो जाएगी। बात आती है बेरिलियम आगे क्यों आगे? बोलिए, कभी ये पढ़े थे क्या कुछ? ये कभी पढ़ा था क्या कुछ इस तरह का? कोई बात। अच्छा एक बात भाई, एक प्लास्टिक का बॉल है और एक आयरन का छोटा सा बॉल है, बताइए कौन पानी में डूबे? क्यों? डेंसिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि साइज बहुत छोटा है, वॉल्यूम बहुत कम है। बस वही बेरिलियम के लिए बात। बेरिलियम का साइज छोटा, स्मॉल साइज, तो वॉल्यूम इतना गिर गया कि डेंसिटी को उसने बहुत बढ़ा दी, इसीलिए बेरिलियम थर्ड नंबर पे आ जाता है। सही है बात? देख लो, आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात, याद नहीं रहे तो और अच्छी बात। क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखने को आज तक मिले नहीं है, अब काफी समय हो गया इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले नहीं, पहले पूछे जाते थे उसके बाद, पर फिर भी पढ़ना तो देखो पड़ेगा, तो जरूरी है ऐसा। मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट ग्रुप का एक बार बता दीजिए दोबारा। बड़ा साइज छोटा, मेल्टिंग पॉइंट साइज छोटा, पैकिंग अच्छी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। साइज छोटा, पैकिंग स्ट्रॉन्ग, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो आप बाकी सबको स्टोर करके रख सकते हो, केरोसिन, तो लिथियम को मत रख देना बस। लिथियम को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, केरोसिन में फ्लोट करेगा, इसलिए पैराफिन वैक्स में स्टोर करिए, नॉट स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल।
not stored in kerosene oil. वो तो हर जगह वैकेंट है, वो तो हर उसमें वैकेंट है ना। किससे गिरवाता? किस? हाँ, किससे? वो तो हर थर्ड पीरियड में रहेगा, वो नई बात कहाँ है? पर एक्चुअल वो 3D फिल कहाँ होगा? तो हबो रूल के हिसाब से आप 3D को चेक कहाँ करें? फोर्थ पीरियड में, इसलिए मैं 3D को वैकेंट फोर्थ पीरियड में देखते चलूंगा। बात ये, बाकी सब आंसर देने का तरीका है, ये तो वैल्यू बेस्ड है। सही बात बता, सीधी सी बात बता रहा हूँ, सब बहानेबाजी है और कुछ नहीं। ये आंसर क्योंकि अब एनसीईआरटी इस तरह का आंसर देता है तो हमें भी देना पड़ेगा, अदरवाइज तो वैल्यू बेस्ड चीज कि उसका रीजन। तो पहले तो एक्सपेरिमेंटल बातें आती है, देन उसका थ्योरेटिकल फिनोमेना तो बाद में ही बनाया जाता है। तो बातें तो बाद में ही बनती है, कारनामे पहले होते हैं, चर्चे तो बाद में ही होते हैं। पहले कैसे चर्चा हो जाए? तू कुछ ऐतिहासिक काम करेगा तो चर्चा बाद में होगी, यानी कि पहले चर्चे हो रहे हैं, ऐतिहासिक काम बाद में कर रहा है, ऐसा संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। मैं तो बोल रहा हूं आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि देखिए, आप मॉडल करेंगे, आप मानोगे तो हो नहीं, मैं बोलूंगा तो मॉडल करेंगे आपके इसमें क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन बनना चाहिए, फर्क इतना सा है और कुछ नहीं। तो कुछ बातें क्वेश्चन बनने के लिए भी पढ़ाई जाती है, इंपॉर्टेंट नहीं होने के बावजूद। क्या करे इंसान, गलतियों का पुतला है, अक्सर गलती हो ही जाती है, वो एनसीईआरटी पढ़ ही जाता है, और एनसीईआरटी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन इसको क्या सजा रहे हो यार, इसमें भी तुम पेन कलर बदल रहे हो यार, अलग अलग पेन करके लिख रहे हो इसमें भी, यही की तरीके से लिख लो। आगे बहुत सारी चीजें एस ब्लॉक पे है जो काम की है हमारे, तब बदलीगा पेन आराम से, तब रंगीन करिएगा दीवारें। कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया मॉड्यूल? भाई क्वेश्चन मैं आपके टेस्ट में फिर से बोल रहा हूँ ना, कोऑर्डिनेशन डी एंड एफ दे रहा हूँ, ढंग से पेपर करना। इनकरेक्ट वाले टिक करवा दूंगा एक बार, बार बार बाहर आना पड़ता है तो करवा देंगे, आज ही करवा देंगे, करवा देंगे, पहले लिखो, करवा देंगे आज टिक, करेक्शन किस किस में है टिक करवा देंगे, ताकि बार बार जो है वो टेंशन ना लेना पड़े। वैसे वो बाहर उसमें नोटिस पे जो लगे हैं, क्या उसके अलावा भी हैं क्या? देखते हैं यार। कोई तो बोलता है कि सर जो बाहर लगा हुआ है आपने लगवाया था उसी में है सब कुछ करेक्शन, कोई बोलता है कि सर उसके अलावा भी है, उससे ज्यादा भी, कोई बोलता है सर उससे कम है, इतने तो है ही नहीं सर। तो ये अभी भाई ये आंसर देख के कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रही बात। तो महाभारत के सभी पात्र मौजूद है, लेकिन ऑल एस ब्लॉक बैटल, छोटी छोटी चीजें लिखवा देता हूं। ऑल एस ब्लॉक बैटल गिव्स कलर ऑन फ्लेम, all S block metal gives color on flame due to low IP. All S block metal gives color on flame due to low IP except beryllium and magnesium. Except beryllium and magnesium. And what is the reason for beryllium and magnesium? A small size and high IP. तो beryllium मैग्नीशियम फ्लेम कलर नहीं देते, बाकी सब देते हैं, कलर एनसीईआरटी से याद कर। जैसे सोडियम का क्या है? ग्रीन येलो नहीं, गोल्डन येलो। ग्रीन येलो कैसे यार? अच्छा, लिथियम क्रिम्सन रेड, बैरियम एप्पल ग्रीन, मैग्नीशियम
नहीं देता। ये बहुत अच्छी बात है, आपने बोलते नहीं देता, नहीं तो अभी कल ही बोलते थे बहुत से कलर बिल्कुल ऐसे रखे होते हैं, बिल्कुल खट, जैसे KMNO4 का कलर क्या पिंक है क्या? पर्पल। अच्छा, पिंक नहीं बोलते तुम लोग। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू लो आईपी, ड्यू टू लो आईपी, cesium is used in photoelectric cell. Due to low IP, cesium is used in photoelectric cell. सुना होगा तो यार, ये सिर्फ ऐसे लिखवा रहा हूं कि भाई ठीक है, कॉपी में होना चाहिए, अपनी कॉपी रंगीन बनी रहनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यहां से देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना नहीं है, सिर्फ आपको अभी समझना है थोड़ी देर, 2 बार ध्यान देना, मेरे को बताना, छोटी सी बात पूछ रहा हूं बेटा। मैं करूंगा सबसे पहले रिएक्शन विद ड्राई एयर, रिएक्शन विद ड्राई, और ड्राई एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुतायत मात्रा में होते हैं, सही है? छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल के तौर पर बेटे, मैंने सोडियम लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, ऑक्साइड बनाया, इसने फिर से ऑक्सीजन खाया, पर ऑक्साइड बनाया, सही है? इसी तरह मैंने कैल्शियम लिया, ऑक्सीजन खाया, ऑक्साइड बनाया, फिर से खाया, पर ऑक्साइड बनाया, सही बात? वो हम आगे बात कर लेंगे, अभी तो सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन की बात कर, फिर आगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन अलग से बात कर, फिर वो खाने की बात आगे करूंगा, अभी तो सिर्फ बोल रहा हूं। नाइट्रोजन से रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ए ग्रुप में ओनली लिथियम फॉर्म नाइट्राइड, लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड, बाकी कोई नाइट्राइड। अच्छा, लिथियम नाइट्राइड बनाएगा तो बताइए इसके हाइड्रोलाइसिस पर प्रोडक्ट क्या बनाओगे, बोलो? अरे पूरा बताओ यार, क्या LiOH प्लस अमोनिया बनेगा क्या? अच्छा, सेकेंड ए ग्रुप जो होता है, क्या सारे के सारे नाइट्राइड बनाते हैं क्या? वेरी गुड। जैसे एक एग्जांपल बताओ, क्या मैग्नीशियम का नाइट्राइड है क्या? हाइड्रोलाइसिस पर क्या देगा, बोलो? MgOH होल ट्वाइस प्लस अमोनिया देगा क्या? अच्छा, इनका हाइड्रोलाइसिस होने का रीजन तो बोलो, क्या गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है क्या? और प्रोडक्ट अगर गैसियस है तो हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है या इम्पॉसिबल? आयनिक कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल होता है अगर प्रोडक्ट गैसियस है, ये पहली बात। अब आइए दूसरी बात, रिएक्शन विद एयर, बताइए दोनों में डिफरेंस। वहां ड्राई एयर, यहां पर मॉइस्ट एयर, कौन सी है? लिख देता हूं भाई, बहुत से बोलेंगे सर ये कौन सी एयर थी? मॉइस्ट एयर है बेटे, मॉइस्ट एयर। आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं, चलो अब प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बताना। इधर देखो, अबे लिखो मत, इधर देख लो बेटे, बाद में लिख लेना, हाथ तो बाद में चला लेना। सोडियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन Na2O बना, मॉइस्चर आया, NaOH बनाया, CO2, क्योंकि जैसे बेस दिखेगा CO2 बेटा झूम जाएगी, और बेस एसिड मिलकर क्या बनाया? Na2CO3। बताइए, वहां पर बेस तो बनाई नहीं ना, मॉइस्चर थी नहीं, तो CO2 झूमेगी कैसे? अब यहां पर बेस बन गया मॉइस्चर के, अब CO2 जैसे ही बेस बना, CO2 ने देखा झूमना है, कार्बोनेट तैयार। अब प्रोडक्ट आप बताइए, बोलिए, बोलो प्रोडक्ट। CO, बोलो प्रोडक्ट। क्या ये स्लैग लाइम है? क्या झूमेगा? CO2 को लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मिल्कीनेस PPT आएगा। क्या ये CO2 का टेस्ट है? क्या ये CO2 का टेस्ट है? क्या ये लाइम वाटर टर्न्स मिल्की? अच्छा, लाइम वाटर को मिल्की करने वाली गैस कौन कौन सी है? क्या ये मिल्कीनेस PPT डिसअपियर हो जाएगा अगर मैंने CO2 एक्सेस में डाला तो? CO2 SO2 को डिफरेंशिएट करने का तरीका एसिड बेस या रेडॉक्स? ऐसी कौन सी गैस है जो एसिडिफाइड KMNO4 को कलरलेस करेगी? फूड प्रिजर्वेटिव, एसिड रेन, लेड एसिडेट पेपर ब्लैक, नेस्लर रिएजेंट के साथ PPT ब्राउन, हाँ? अमोनिया या अमोनियम आयन है क्या? सही है ना बेटे? NO2 फूड प्रिजर्वेटिव क्यों नहीं है?
क्या डायमर बना लेगी और लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड बनते ही फूड खराब हो जाए। सही है बात? चलिए, ये बात समझ में आ गई? लिखो, स्लैग लाइम का अगर आप एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो उसको बोलते हैं चूने का पानी। दिस इज लाइम वाटर, है ना? जलता हुआ चूना, क्विक लाइम, यह है जलता हुआ चूना। पानी में डाला चूना बुझ गया। जलते हुए चूने को पानी में डाला चूना, उसे स्लैग लाइम बोलते हैं। उस बुझे हुए चूने का एक्वा सॉल्यूशन बना दिया, उसे चूने का पानी बोलते हैं। मिल्क ऑफ लाइम नहीं, हाँ, वो सस्पेंशन अलग चीज है, ये तो पानी बनाया है। जैसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम इज लाइम वाटर एंड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, CO2 एंड SO2 बोथ। ऐसे पढ़ना है इस चीज को, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा बेटे। कैल्शियम कार्बोनेट है चूने का पत्थर, चूने के पत्थर को गर्म करेंगे, चूना जलता हुआ मिलेगा। जलते हुए चूने को पानी में डालेगा, चूना बुझा हुआ मिलेगा। बुझे हुए चूने का एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, चूने का पानी मिलेगा। और चूने के पानी को मिल्की बनाता है CO2 और SO2। ये ऐसे लाइन बाय लाइन याद कर, सब चूना ही चूना, जिधर देखो उधर चूना। क्या चूने में कैल्शियम होता है? खा लिया करो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा खा लिया करो। हाँ, टेस्ट बचपन में सभी को टेस्ट कराते हैं, छोटे बच्चों को हल्का सा चूना खिला देते हैं। और जिसके कैल्शियम की कमी होती है वो बच्चा ये दीवारों से कुरेद कुरेद के खाता है चूना। वो चौक भी खाता है, चौक खाता है, क्योंकि चौक पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो भी कैल्शियम है, चूना है। तो वो सब तो चूने खाने की टेंडेंसी होती है उसकी, जिसके कैल्शियम की कमी होती है उस बच्चों को। सच है ये मजाक नहीं कर रहा, ये सच बात है। हाँ, मतलब समझता क्या है? मजाक नहीं कर रहा, सच है। फिर उसे वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना, फिर वो उसके कैल्शियम की ड्रॉप्स लिखता है, फिर उसके इंजेक्शन लगाता है फिर उसको। तो इधर उधर से दीवारें खोद खोद कर खाना कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। ये इसीलिए खराब हो रही है दीवारें यार। कितनी ही वाटर प्रूफिंग कर लो बेटे, पानी तो आ ही गया। ये सस्ता सिलिकॉन है, लोकल सिलिकॉन है, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अंबुजा नहीं है बेटा, बांगड़ सीमेंट है वो। अंबुजा की तो टैगलाइन ही अलग है कुछ, टूटेगा नहीं। वो बांगड़ के लिए है, सस्ता है, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मतलब देखिए, अब महंगा भी बेच रहा है और बोल के बेच रहा है। देखिए आप क्वालिटी देखिए, महंगा भी बेच रहा है पर बोल के बेच रहा है। लोग बाग समझ नहीं रहे, बताए वो सस्ता नहीं, इसको नहीं समझ रहे, वो ये समझ रहे सबसे अच्छा। क्योंकि उसने महंगे वर्ड को बोलने के लिए दूसरा तरीका आजमा लिया, सस्ता नहीं। अच्छा लगता है सुनने में, बोलता ना डायरेक्ट महंगा बेचूंगा, लोग अब महंगा बेच रहा है, उसने बोला सस्ता नहीं, तो सस्ता ही है यार, मतलब ठीक है। ऐसे मेंटलिटी का फर्क है। 999 रुपए में एक जींस मिलती है, वही 1001 रुपए में मिलेगी ना, लेने के बारे में सोचेगा। और वही 999 में मिलेगी तो अबे 999 तो है, 1 रुपया तो वापिस आ ही रहा है। ये मेंटलिटी है, ये बिजनेस ट्रिक्स है, तुरतुरे ये तो है। पैसे तुरतुरे के रही है, नाइट्रोजन के है। लेकिन रिएक्शन विद एयर के बाद आइए बात करें।
रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मैंने बोला था ना ऑक्सीजन की बात करेंगे हम इसके, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अच्छा एक बात बताइए मुझे, प्योर नाइट्रोजन कहां से मिलेगी? सोडियम एसाइड, और इसको बार बार लिखवाने की अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई, है ना? अब तो याद रट गया होगा यार, अब तो उस इंसान नींद में पूछेगा तब भी बता देगा यार। चलिए आइए अब बात कर, ध्यान से समझना। एक छोटी सी बात है जो यहां पर आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए जरूरी है इस बात को ढंग से देखना समझना। आओ बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में। हमारे पास 3 तरह के ऑक्साइड इस मार्केट में होते हैं, O2 माइनस, O2 माइनस 2 और O2 माइनस 1। बताइए पहले वाले का नाम क्या, नॉर्मल ऑक्साइड है, दूसरे वाला पर ऑक्साइड है, तीसरा वाला नो पोसो। क्या लिखा है? व्हाट इज नो? ये पक्की बात? चलिए बताइए एमओटी के हिसाब से ये पैरा या डाया? ये बोलो बोलो बोलो, क्या 18 इलेक्ट्रॉन है क्या? 18 में अनपेड बोलो, 16 में, 10 में, 17 में, पैरा या डाया? ये जहां भी मिलेगा क्या पैरामैग्नेटिक होगा? ये जहां भी मिलेगा क्या डायमैग्नेटिक होगा? बाकी उसकी तो बात ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, सिंगल एटम है, एमओटी नहीं लगेगा। क्या कर रहे हो? एमओटी कहां लगा रहे? लहरा गए बेटे? क्या हुआ, लहरा गए क्या? आइए बात करते हैं, चार्ज देखते हैं। ऐसे नहीं जल्दीबाजी में आंसर गलत करके मत आ जाना छोटी छोटी चीजों में। सिंगल एटम है, एमओटी लगा कैसे दोगे? एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ी है। बताइए यहां पर बात करें, एक ऑक्सीजन पर चार्ज -1/2, एक ऑक्सीजन पर चार्ज -1, एक पर चार्ज -2। बताइए बेटा चार्ज कौन सा ज्यादा? मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड सिर्फ, क्या -2 वाला ज्यादा है -1 से? -1 -हाफ से ज्यादा है, चार्ज ज्यादा तो कैटायन के साथ अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। सही बात। तो नॉर्मल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी पर ऑक्साइड से ज्यादा और पर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी सुपर ऑक्साइड से ज्यादा। रीजन है अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन स्टेबिलिटी ज्यादा देगा। सही है बात। अब आई काम की बात करें, ये तो पहला ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए बात करें फर्स्ट ग्रुप, ध्यान देना बेटे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, Li2O, Na2O2, KO2, RbO2, CsO2। बेटे सुपर ऑक्साइड मतलब सारे के सारे पैरा, मतलब पर ऑक्साइड मतलब ये वाला डाया, बाकी उसकी बात ही नहीं करेंगे। दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड। बोल बेटे सही आ रहा है? आइए बात करते हैं, सोच के बोलना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर से नीचे आ रहे हो, बताइए साइज बढ़ रहा है और रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो बताइए ज्यादा खाएगा कम खाएगा? जल्दी बोलो यार। ज्यादा, ये कम खाएगा ज्यादा खाएगा? ये 2 लिथियम ने कितना ऑक्सीजन खाया? एक ऑक्सीजन को एक लड्डू मान लो, खाने की बात चलिए, ऑक्सीजन का है वो लड्डू मान लेते। एक ऑक्सीजन को क्या मान लो? एक, बताइए एक लिथियम ने कितना लड्डू खाया? इतना कम क्यों खाया? कम रिएक्टिव है, खाने की टेंडेंसी कम है। सही है बेटे। एक सोडियम ने कितना लड्डू खाया? खाने की टेंडेंसी बढ़ गई कम हो गई? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ने कितने खाए? ज्यादा क्यों खाए? ज्यादा रिएक्टिव है तो ज्यादा, कम रिएक्टिव है तो कम। सही है बात। अब बताना मुझे एक छोटी सी बात, सोच के बोलना। ज्यादा किसने खाया, नीचे वाले ने या ऊपर वाले ने? जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा निकालेगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको इसको मजाक में नहीं, इसको कॉन्सेप्ट में समझो। क्या बोला मैंने? पानी के साथ। फिर वही बात यार, मैं इसको आपको समझा रहा हूं कि हम कैसे करते हैं इस काम को, हम कैसे करते हैं। अरे बता, इसको हम कैसे याद रखते हैं? बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को इन चीजों को, क्योंकि हमारे लिए वो चीज
एक ऐसी चीज बन चुकी है कि अब ये ठीक है, अब ये आएगा, ऐसे ही होता है। तो बताइए, जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा पानी के, अच्छा ज्यादा खाया क्या था तो ज्यादा निकालेगा क्या, पर पानी के। अब देखिए, आप समझो, पहले अपन एक काम कर लेते हैं, एक और सेकंड ग्रुप में बात कर लेते हैं। बेटा बताना, लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप है क्या? अगर इसने नॉर्मल बनाया तो ये भी नॉर्मल ही, बेरिलियम की रिएक्टिविटी कम है तो नॉर्मल ही बनाएगा। सही है। अब बताइए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, BaCaO2, SrO2, PaO2, बताइए क्या बनाया, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड, डाया या पैरा? वेरी गुड। आप बताइए, इसने सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं बनाया, परऑक्साइड ही क्यों बनाया? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी पोटेशियम से कम है, क्योंकि पोटेशियम का साइज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम से ज्यादा होता है, और क्योंकि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बना रहा है, इसका मतलब इनमें दम नहीं है कि ये उसके साथ सुपर ऑक्साइड बना सकते। सही है बात। अब मैं ये क्यों बोल रहा था साहब, अब आप बात को समझो इस बात। अब मैं ये क्यों बोल रहा था कि जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा निकालेगा पानी के साथ, खाया था ऑक्सीजन, निकालेगा भी ऑक्सीजन। क्यों बोल रहा हूं समझो। नंबर 1, Li2 हाइड्रोलाइसिस। बताइए, कम खाया ज्यादा खाया, सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सही है बेटे। सेकेंड ऑफ Na2O2 पानी। बताइए, क्या इससे ज्यादा खाया ज्यादा निकालेगा, मतलब NaOH तो बनेगा, साथ में पेरोक्साइड तो बनना ही। अब तीसरी बात करूं, बताओ KO2 में, बताओ बेटा, क्या इसने बहुत ज्यादा खाया तो ये तो बनेगा ही, ये तो बनेगा ही, प्लस ज्यादा निकालेगा। सही है बात। तो जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा, खाया क्या था तो निकालेगा क्या, किसके साथ? और इसीलिए एक प्रॉपर्टी बनती है यहां, इसीलिए एक प्रॉपर्टी बनती है यहां पर। बताइए कैसा है, बेसिक या एसिडिक? क्या CO2 को एब्जॉर्ब करेगा एंड ऑक्सीजन को रिलीज करेगा? दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट, इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स। सही बात। क्या काम करता है बताइए? क्वेश्चन आया, व्हाई KO2 इज यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट, in oxygen cylinders? Then what is the reason behind this? It absorb CO2 and release O2. सही है बात, समझ में आ गई चीज? अच्छा ये बताओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा, मुझे बताना, सोच के बोलना। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोच के बोलिएगा, बोलो प्रोडक्ट। बोलिए प्रोडक्ट बोलिए। ये एक पूरा कंपाउंड है, ये एक पूरा कंपाउंड है, इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूं, बताओ क्या बनेगा? BaOH होल ट्वाइस। नाम बोलो पहले इसका। ब्राइटा वाटर। ब्राइटा वाटर सुना है? क्या इसको CO2 मिल्की करता है? क्या SO2 पे मिल्की करता है? बताइए साथ में क्या बनेगा, ये तो हो गया, बोलो। हाँ, SO2 के आगे कुछ बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि ये पेरोक्साइड है। सुपर ऑक्साइड होता तो साथ में O2 भी बनता। आ गई बात समझ? और ये H2O2 प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम बैरियम ऑक्साइड। पढ़ाते होंगे शायद, पढ़ा होगा आपने कभी, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे, ठीक है? लिखिए भाई। हाँ हाँ, तू पढ़ा देना यार। तो कुटेगा बेटे, इसके दोनों टांगों को बांध के पंखे पे लटका दूंगा उल्टा, और बोल दूंगा कि जो भी आए उसको लपेटते हुए जाओ, छीलते हुए जाओ उसको, और खास खास जगह भी बता दूंगा। बोरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, एंटीसेप्टिक होता है। SO2 डिसइंफेक्टेंट होता है, आई वॉश के लिए होता है। क्या हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, नमक लगा देंगे, दहला उठेगा नमक से, रोम रोम जाग उठेगा इसका। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, आसान चीज है। बात आती है कि ये पेरोक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं बनाते? तो एक आसान रीजन है, पोटेशियम की साइज
इन सभी से बड़ी होती है। तो अगर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है तो फिर इनकी औकात ही नहीं है कि सुपर ऑक्साइड बनाए, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जब ये लास्ट में इसको लिखना, तो इसके लिए इसको कहीं पर भी लिख देना आप, लास्ट में इसको लिखना, ताकि इसके नीचे वो लिखवा देंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सबमरीन में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में काम में लेना है तो वो Na2O2 है, स्पेसक्राफ्ट के लिए KO2 है। सबमरीन में Na2O2, स्पेसक्राफ्ट में KO2, दोनों से क्वेश्चन आ चुका है। Na2O2 इसलिए गया है क्योंकि उस ऑप्शन में KO2 नहीं था, एक्चुअल बात यह है। स्पेसक्राफ्ट में यही चाहिए हमें कि CO2 कम हो और ऑक्सीजन गैस को ज्यादा हो, अमाउंट ज्यादा करें ऑक्सीजन गैस का। अच्छा एक बात तो बताओ, पुरानी वाली पीबीओ टू नॉर्मल ऑक्साइड है या परऑक्साइड? बस ये गलती मत कर देना, पीबीओ2 को परऑक्साइड बोल के मत आ जाना है, ये ध्यान रखना। ये क्या होता है जब इस तरह के ये दिखते हैं ना, ये इस तरह के फॉर्मूले, तो ऐसा लगता है कि हाँ सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड कुछ हो। अच्छे से चेक करना, पीबीओ2 में नॉर्मल ऑक्साइड होता है पीबीओ2, वो ना सुपर ऑक्साइड होता है ना परऑक्साइड होता है, नॉर्मल ऑक्साइड होता है पीबीओ2। लेड+4 है, ऑक्सीजन -2 है, गलती नहीं करने का। इसके नीचे लिखें, KO2 के बारे में लिख लो बेटा, यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट इन ऑक्सीजन सिलेंडर, यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट इन ऑक्सीजन सिलेंडर। अरे भाई KO2 यूज करते हैं, उससे KOH बनता है, यूज तो KO2 करोगे ना, KOH कहां लेके जाओगे उसको? यूज करते हैं KO2, उससे जो KOH बनता है वो CO2 एब्जॉर्ब करता है, K2CO3 बनाता है। तो KO2 is used in spacecraft in oxygen cylinder because it absorbs CO2 and release O2. Because it absorbs CO2 and release O2. Because it release O2 and absorb CO2. इसलिए अपन यूज में लेते हैं। Na2O2 के लिए लिखो, Na2O2 is used in submarines. Na2O2 is used in submarines in oxygen cylinder. याद कैसे रखोगे? ज्यादा खाएगा ज्यादा निकालेगा, खाया क्या था? ऑक्सीजन, निकालेगा भी क्या? ऑक्सीजन। किसके साथ? बस खत्म हो जाएगी बात, इतना से याद रखोगे, याद रहेगा, याद आ जाएगा। इसके नीचे लिखे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन बताओ बेटे। नंबर 1, M+H2 gives MH. सेकेंड, M+H2 gives MH2। बताओ बेटे कौन क्या है? पहले वाला M क्या है, एल्कलाइन या एल्कली? एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल? बताइए, क्या ये एल्कली मेटल है क्या? क्या ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है क्या? हाइड्राइड सब बनाते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट
बेरिलियम हाइड्रोजन से कंबाइन होकर रिएक्शन देता ही नहीं है। बेरिलियम के अलावा सब हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, बेरिलियम नहीं देता। कारण स्मॉल साइज एंड हाई आईपी। तो बेरिलियम की डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ये काम की बात है, ध्यान रखना। बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ नो रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर, बट एट हाई टेम्परेचर आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर बेरिलियम हाइड्राइड बन गया तो ये होता है कोवेलेंट। क्या होता है? दूसरी बात होता है पॉलीमर इन सॉलिड स्टेट। बताइए, सॉलिड स्टेट में इसके पॉलीमर होने का रीजन 3 सेंटर 2 या 3 सेंटर 4? 3 सेंटर। याद है वो दिन जब साइड एटम के पास लोन पेयर नहीं होता था और बनाना बॉन्डिंग से हम पॉलीमर डाइमर बनाते थे। और ये डाइमर पॉलीमर बना रहा है, इसका मतलब आयनिक होगा या कोवेलेंट? तो इसका मतलब बेरिलियम आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाता। सही है बात? ये स्पेशली बात याद रखना। आइए बात करें इसके बारे में एक और। एक ये फॉर्मूला बताओ। हाँ, नाम बताओ, फॉर्मूला क्या? हाँ, हाइड्रोलिथ है क्या? पानी में डाल दूं क्या? क्या बनेगा बोलो? प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी क्या? हाइड्रोजन गैस कैसी मिलेगी, प्योर या इम्प्योर? वेरी गुड। हाइड्रोजन गैस प्रिपरेशन आती है आपको? मैं बोलता हूँ भाई ना, मुझे जवाब देना। क्या बोरिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करा दे? क्या वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है? क्या मैग्नीज और मैग्नीशियम की वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस मिलेगी? बिल्कुल। हाइड्रोलिथ के हाइड्रोलाइसिस पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये 4-5 तो यही हो गई सिंपल, और 2-4 अभी बता देंगे आगे इसी के अंदर। फिर आगे जाके हाइड्रोजन के अंदर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर सारी चीजें लिख देंगे एक साथ, तो सब एक जगह कंबाइन हो जाएगा आपको। ये बताइए, अच्छा ये कैसा है, कोवेलेंट या आयनिक? बोलो बोलो। तो आयनिक कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कैसे हो गया? गैस। सही है, वेरी गुड। ये बताइए, बताओ बेटा, आयनिक या कोवेलेंट? जल्दी बोल यार। आयनिक है, हाइड्रोलाइसिस कराऊं, क्या बनेगा बोल? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। सिंपल। सही है बात, सिंपल तरीका है। आपसे एक पुरानी चीज पूछ रहा हूं। चलिए बताइए, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले कैटायन का साइज बताइए, बढ़ रहा है कम हो रहा है? पोलराइजेशन, हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर। इसीलिए ये दोनों कोवेलेंट होते हैं, बाकी सभी आयनिक है। सही है। और दोनों पॉलीमरिक फॉर्म में मिलते हैं ड्यू टू बनाना बॉन्ड। लिखो, यहां पर तो क्या है, अपन सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो अपने लिए अब नहीं है, पुरानी बात नहीं कर रहे हैं इसमें। वरना आपका पूरा हाइड्रेशन एनर्जी, पूरा लैटिस एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, पोलराइजेशन, थर्मल स्टेबिलिटी सब एस ब्लॉक का पार्ट है। पर क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेते हैं, इसलिए एस ब्लॉक छोटा हो जाता है। अगर एक्चुअल में इसे एस ब्लॉक में पढ़े तो एस ब्लॉक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर। इसीलिए तो आप बोलते हो कि वेटेज जो है केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा होता है। अबे ज्यादा नहीं होगा क्या? आपने दुनिया भर की चीजें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ ली, तो क्वेश्चन तो फिर वहीं से आएगा, तो वेटेज ज्यादा हुआ ना। आप उसको बाई फॉरगेट करके पढ़ो, हर चैप्टर का वेटेज, हर चैप्टर से क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना, बेरिलियम डायरेक्ट हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं होता, और हाइड्राइड अगर बनाएगा तो वो आयनिक नहीं होता, वो कोवेलेंट है, पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा सॉलिड स्टेट में ड्यू टू बनाना बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भर भर के मिलेंगे इसमें।
क्या आपने इंटरस्टिशियल हाइड्राइड पढ़ा है? कौन सा एलिमेंट है जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड गैप बोलते हैं? 7, 8, 9। यस, वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड नहीं बनाते, इसलिए हाइड्राइड गैप बोला जाता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की खासियत क्या है? नॉन स्टैक्योमेट्रिक है। दूसरी बात, आयनिक या कोवलेंट? मेटालिक कंडक्टिविटी सेम रखेंगे, बदल देंगे। मेल्टिंग पॉइंट हाई या लो? क्योंकि वॉइड्स भर गई, वॉइड्स भर गई तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाए। H2S के सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रोडक्ट सल्फर। सल्फर के सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 के सामने ऑक्सीडाइज, SO4, वहां SO3 नहीं बोलूंगा, और SO4-2 के सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO4-2 के सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस की बात है, यहाँ की नॉर्मल बात है। वो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, तब SO4-2 मार्शल एसिड बनता है। तो यहां मत जोड़ो उसको, लिखे इसके नीचे। अब ये ध्यान रखना, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो ज्यादा खाता है ना? जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो ज्यादा खाता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं बेहतरीन, देखिएगा ध्यान से, बताइए एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तीनों को मान सकता हूं। आइए बात करें, रिएक्शन विद हेलोजन्स। आइए, रिएक्शन विद हेलोजन में नंबर 1, M+X2 कन्वर्ट इंटू MX। सेकेंड, M+X2 कन्वर्ट इंटू MX2। बोलो बेटा सही है? ठीक है, अब आंसर दीजिए छोटा सा, आंसर दो बेटा, छोटा सा, छोटा सा आंसर दे बेटे, आया। एक छोटा सा क्वेश्चन तो ये बताता हूं कि कैल्शियम की रिएक्शन Cl2 से करवाई तो CaCl2 बन, सही है ना बात? एक आसान तरीका बता रहा हूं, एक सिंपल ये वाली। बट अगर मान लीजिए मैं रिएक्शन ऐसे करवा रहा हूं, ध्यान, पोटेशियम की रिएक्शन I2 से, बताओ क्या बनेगा? बोलो, जो मन में आए वो बोलना, जो ठीक लगे वो बोलना, बताओ। Ki, ठीक है। अब बताइए, पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा या कम? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आयोडीन को ज्यादा खाएगा कम खाएगा? अभी भी खाने की कोशिश करेगा। बोलो क्या बनेगा? Ki3। अरे I- I2 में जुड़ेगा तो I3- ही बनेगा। बोलो I3- क्या है? मोनोहेलाइड या पॉलीहेलाइड? हाँ, पॉलीहेलाइड बताइए फिर कौन बनाना चाहेगा? छोटे साइज का केटायन या बड़े साइज का केटायन? अच्छा, पॉलीहेलाइड है तो पॉलीएटॉमिक या मोनोएटॉमिक? बोलो ना यार, पॉलीएटॉमिक है तो बताइए बड़ा या छोटा? क्या बड़े के साथ बड़ा स्टेबल है? तो बताइए, लिथियम पॉलीहेलाइड बनाएगा नहीं बनाएगा? सोडियम भी, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हाई थर्मल स्टेबल, सही है बात? तो बताइए कौन पॉलीहेलाइड बनाता है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फॉर्म पॉलीहेलाइड ड्यू टू हाई थर्मल स्टेबिलिटी। बोलो बेटा सही या गलत? अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आया कि जब Ki के एक्वस सॉल्यूशन में I2 को डाला जाता है, Ki के एक्वस सॉल्यूशन में I2 को डाला जाता है तो एक सॉल्युबल कंपाउंड बनता है। उस सॉल्युबल कंपाउंड के अंदर एनायनिक पार्ट की शेप क्या है? हाँ, ये सॉल्युबल कंपाउंड
और इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d, और शेप क्या है भाई, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। समझ गए ना बात, ध्यान रखना, गलती मत करना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले, आप बताना प्रोडक्ट क्या बनाओगे, बोलो सीजियम Br2, बोलो बोलो बोलो। और खाएगा, कम खाएगा, ज्यादा खाएगा, फिर से Br2 को खाएगा, क्या बनेगा, CsBr3। क्या Br3 माइनस पॉलीहेलाइड एग्जिस्ट करता है, बताइए, शेप बोलो, जल्दी बोलो। क्या ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैं? आसान, इससे आसान तरीका क्या होगा, लिखो यार, कितनी आसान चीज। तो पूरे एस ब्लॉक के अंदर पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम ड्यू टू हाई थर्मल स्टेबिलिटी पॉलीहेलाइड बनाते हैं, और पॉलीहेलाइड दो एग्जिस्ट करते हैं, I3-1 और Br3-1 ओनली। F3-1 और CS3-1 तो एग्जिस्ट ही नहीं। तो KI के एक्वा सॉल्यूशन में I2 डाल दिया, डिसॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ KI3, एंड दिस KI3 I माइनस का शेप है लीनियर, एंड हाइब्रिडेशन है sp3d, एंड d ऑर्बिटल है dz², और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए पढ़ के जाना पड़ता है, बीच बीच में मामूली मामूली चीज। जैसे आपसे पूछ लिया कि बताइए कौन पॉलीहेलाइड बनाएगा, 4 ऑप्शन दिए, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम में से चेक कर लीजिए। वैसे छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत जरूरी होता है। लिख लिया, इसके नीचे लिखे। अरे उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो, काम की चीज देखो, एस ब्लॉक चल रहा है, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस दुनिया का। हाँ और क्या है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, हर जगह से क्वेश्चन है साहब, लेकिन इसके नीचे। और रिएक्शन विद ड्राई अमोनिया, रिएक्शन विद ड्राई अमोनिया, इनको आप पढ़ के जब जाओगे ना, तुम मुश्किल से आपको इनको पढ़ने में, लिखने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है। जब आप पढ़ के जाओगे तो एस ब्लॉक, पूरा एस ब्लॉक को पढ़ने में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, पढ़ के जरूर जाना, ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, पर जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ के जा, ठीक है। रिएक्शन विद ड्राई अमोनिया, ड्राई अमोनिया से रिएक्शन करेंगे, बताइए क्या बनेगा, बोलो बेटा, कभी पढ़ा हो तो बताइए, कभी सुना हो इसमें कि क्या बनता है, बोलो। हाँ क्या हो गया बेटा, निकल लिए कि 2-4, जल्दी बोलो ना यार, अरे जल्दी बोलो ना। हाँ हाँ, अरे अमोनिया, ड्राई अमोनिया से रिएक्शन करवा रहा हूं क्या यार, एजाइड कैसे बन जाएगा यार, गजब कर रहा है, एजाइड जा बनाया, शर्म नहीं आती बिल्कुल। ड्राई अमोनिया से रिएक्शन कर रहे हैं बेटे, यहां पर बनता है NaNH2 प्लस हाइड्रोजन गैस, बनता है सोडामाइड। क्या बनता है, और ये होता है कलर लेस। सोडियम के जितने भी कंपाउंड होते हैं मैक्सिमम कलरलेस होते हैं। जैसे बताइए, मैंने बोला था I2 कैन बी डिकलराइज्ड बाय हाइपो सॉल्यूशन, NaI कलरलेस, दैट्स व्हाई, इसलिए बोल रहा हूं।
अगर मान लीजिए लिथियम की रिएक्शन करवाता हूं अमोनिया से, बता बेटे जल्दी क्या बनेगा? Li2NH, इसको बोलते हैं लिथिमाइड। सभी जगह एमाइड बनता है, सिर्फ लिथियम में एमाइड बनता है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं इसको, ये इसलिए नहीं बता रहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए बता रहा हूं कि लिथियम के केस में अमाइड नहीं एमाइड बनाना है। बस ये इतनी सी बात है, बाकी सब एमाइड बनाते हैं, बस लिथियम लिथियमाइड बनाता है, कारण वही थर्मल स्टेबिलिटी। बस इसलिए बता रहा हूं, वरना इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी। तो लिथियम की रिएक्शन अमोनिया से लिथिमाइड, बाकी किसी की भी रिएक्शन अमोनिया से अमाइड बनाना है। अच्छा, उधर हाईलाइट वाले में अगर जगह बची हो तो एक दो पॉइंट लिख लो यार, लिखवा दूं उसमें यार, सही रहेगा, यही लिखवा देता हूं। रिएक्शन विद हेलोजन में अगर कुछ जगह बची हो तो लिख लेना, पहले इसको लिख लो, फिर रिएक्शन विद हेलोजन जो पढ़ाई थी ना, उसमें सोच रहा हूं कि दो तीन पॉइंट लिखवा दूं, काम आएंगे थोड़ा थोड़ा। उसको पढ़ के जाना, इस पॉइंट को जो मैंने लिखवाऊंगा, लिखे। हाँ हाँ, बहुत है, छोटा छोटा लिखना थोड़ा सा, नहीं आए तो नीचे लिख लेना, क्या फर्क पड़ रहा है, पढ़ना तो तुझे ही है। कौन सा मैं क्लोराइड लिखवाऊंगा तो तू उसको अमोनिया समझ जाएगा, क्लोराइड तो क्लोराइड ही है। देखे, LiCl, LiCl and secondary group chloride, LiCl and secondary group chloride are hygroscopic in nature। पहली बात, ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट ग्रुप में LiCl और सेकेंडरी ग्रुप में जितने भी क्लोराइड है सब हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करते हैं। अरे यहां लिख लेना तो उसमें क्या सोच रहा है इतना। LiCl and secondary group chloride are hygroscopic in nature। What is the meaning of hygroscopic? मॉइस्चर, बस ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, NaCl is not hygroscopic, NaCl is not hygroscopic, but due to the presence of calcium and magnesium chloride, but due to the presence of calcium and magnesium chloride, it is hygroscopic। तो NaCl नॉर्मली हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता, पर अगर उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की इंप्योरिटी है, जो कि होती है, तब ये हाइग्रोस्कोपिक बोला जाता है। नॉर्मल कंडीशन में NaCl इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक। नेक्स्ट पॉइंट, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, act as a desiccator। CaCl2 act as a desiccator, बेसिक नहीं, desiccator, DESSICATOR, desiccator is used to provide inert atmosphere, नहीं inert मत लिखो, is used to provide dry atmosphere, in lab। तो ये लैब के अंदर जो ड्राई एटमॉस्फेयर बनाते हैं ना, उन रिएजेंट्स को डेसिकेटर बोला जाता है। और ये क्यों मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो ये ड्राई एटमॉस्फेयर बनाने के काम में आता है लैब के अंदर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट। इसमें नहीं, पॉइंट खत्म हो गए, काफी है, 2-3 पॉइंट सफिशिएंट। नेक्स्ट लिखो, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, वो बाद में देखेंगे। मेरे मन की वो बात है, अगर मेरा मन करेगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ाऊंगा। हाँ, प्रीवियस ईयर में दिया है, 6 साल हो गए उस बात को, 6 साल, 2016 में आया ना। हाँ आया। तो अगर मेरा मन करेगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ा दूं, मेरे मन पे डिपेंड करेगा, मूड पे। जब मूड अच्छा रहा, लड़ाई वड़ाई झगड़ा नहीं करके आया मैं। लास्ट में देखेंगे।
देखिए ट्रांस इफेक्ट सीरीज की बात जहां तक आई है, तो ट्रांस इफेक्ट सीरीज में देखो मैं सब कुछ नहीं बता सकता, आप सीरीज याद कर लीजिए, बेटर रहेगा। हाँ, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में अगर कोई क्वेश्चन आता है वो मैं बता दूंगा। जिस तरह के क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं सर। एक क्वेश्चन की प्रॉपर्टी आ चुकी है, एक की प्रॉपर्टी आज तक नहीं आई, और अगर आ गई तो ये कंफर्म है कि तुमसे नहीं बनेगी। अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो ये कंफर्म है, पर मेरे हिसाब से चांसेस 100% श्योर है कि वो इस बार भी जॉन टेलर या ट्रांस इफेक्ट सीरीज नहीं पूछेगा। पर फिर भी अपन लास्ट में देख लेंगे जॉन टेलर की बात, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट जरूरी है, इसलिए पढ़ रहा हूं। सॉल्युबिलिटी लिक्विड अमोनिया में लिखिए, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो मैं पूरा मेटलर्जी सब कुछ पढ़ाने के बाद जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में बात करूंगा लास्ट। अगर वही बात सेम मेरा मूड किया, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, all s block metal except beryllium and magnesium, all s block metal dissolve in liquid ammonia. All s block metal dissolve in liquid ammonia. Dissolve in liquid ammonia. अच्छा, बेरिलियम मैग्नीशियम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व क्यों नहीं है? स्मॉल साइज एंड हाई। देखो कहीं पर भी बेरिलियम मैग्नीशियम के लिए बात आए ना कि ये नहीं करते, ये करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये इसके ग्रुप के मेंबर के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, आंसर सिर्फ एक, स्मॉल साइज एंड हाई आईपी, बस यही एक बेसिक रीजन होता है। जैसे मैंने बोला आपसे, बताइए बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम कलर नहीं देते, स्मॉल साइज एंड हाई आईपी। बेरिलियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्मॉल साइज हाई आईपी की जरूरत बोलने की नहीं पड़ेगी, इसको स्मॉल साइज से काम चल जाएगा। जैसे मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, रीजन क्या है? स्मॉल साइज हाई जेड इफेक्ट, सिंपल। तो ये काम नहीं करते, वो काम करते। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा बेरिलियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का क्लोराइड कोवेलेंट होता है, रीजन क्या है? स्मॉल साइज। हाई आईपी की जरूरत क्या है इसमें? हर जगह हाई आईपी यार, सिंपल पोलराइजेशन आ जाएगा यार। अच्छा, बेरिलियम मैग्नीशियम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होते, स्मॉल साइज एंड हाई आईपी। अब बोलना है किसी जगह बोलना है कि तो हर जगह दे रहा है घुमा घुमा के, हाई है, समझ लेते हैं, फिर लिखवाऊंगा। इधर देखो, अब सोडियम को बेटा मैंने लिक्विड अमोनिया में डाल दिया, सोडियम को जैसे ही अमोनिया में पोलर सॉल्वेंट में डालोगे, आप जानते हैं ना पोलर सॉल्वेंट है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो सोडियम पर चार्ज क्या आएगा? प्लस, और प्लस चार्ज की वजह से अमोनिया, कुछ मॉलिक्यूल अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल इससे अटैच हो जाएंगे, और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया के, ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाए, समझ सकते हैं ना एमओटी के हिसाब से। अब अगर यहां पर बोलूं तो इसको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं अमोनिएटेड केटायन। सही है बेटे बात? अब तो जैसे ही किसी मेटल को आप लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो पहले बनता है अमोनिएटेड केटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे थोड़ा छोटा सा आंसर दे दो, मैं लिखवाऊंगा बाद में, छोटा छोटा आंसर देना, यहां पर क्या पूछा जाता है देखिए, और ये आ सकता है साहब, फिर बोल ये जरूरी है, तो आप आंसर देना, पता चल जाएगा। बताइए, जब मैंने सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डाला तो बताइए सॉल्यूशन कैसा है, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? वेरी गुड। दूसरी बात, पहला चीज आपने बोला पैरामैग्नेटिक, दूसरी बात कलरफुल या कलरलेस? तीसरी, कलर है ब्लू, कौन सा कलर? तो पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन, ब्लू कलर सॉल्यूशन। तीसरी बात बताइए, क्या सॉल्यूशन कंडक्टिव है? रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन का को फ्री आयंस, सॉरी, है ना, दोनों की वजह से है कंडक्टिविटी। अच्छा एक बार, क्या ये सॉल्यूशन रिड्यूसिंग बिहेवियर शो कर रहा है? बोलो यार, देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बताइए क्या सॉल्यूशन के अंदर है? क्या सोडियम ने लूज किया था? ये इलेक्ट्रॉन क्या किसी के साथ जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा किसी के साथ तो उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, और उसका रिडक्शन होगा, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हुआ? रिड्यूसिंग नेचर वाला। सही है बात? तो लिखो
प्रॉपर्टी, अलग तरीके से लिखवा रहा हूं, थोड़ा लिखे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नहीं यार, मैं बोल रहा हूं वो लिखो यार, ऐसे नहीं करते हैं छोटे बच्चे, ऐसे नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 1, solution is paramagnetic. Solution is paramagnetic and blue color. Solution is paramagnetic and blue color. Second, solution is paramagnetic and blue color. Second, reducing nature. Third, क्या क्या बोला था मैंने? पैरामैग्नेटिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, कंडक्टिविटी और कलर हो गया। और बोलो, ये बोला था ना। थर्ड लिखो। थर्ड, सॉल्यूशन इज कंडक्टिव। सॉल्यूशन इज कंडक्टिव। अब फर्स्ट और सेकंड का रीजन लिखो। फर्स्ट और सेकंड का रीजन, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी का रीजन आप बताओ। अमोनिएटेड कैटायन या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन? अमोनिएटेड लिख लो। पैरामैग्नेटिक नेचर भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ब्लू कलर भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूसिंग नेचर भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तीनों प्रॉपर्टी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और थर्ड प्रॉपर्टी का कंडक्टिविटी का रीजन लिखो, ड्यू टू अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, दोनों की वजह से कंडक्टिविटी, ड्यू टू अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। बोलिए, आ गई बात समझ? लिख लिया? अब लिखो इसको जो सामने लिखा हुआ। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। कोई भी पूछे कि एस ब्लॉक का मेटल लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है, तो डिसॉल्व होने के बाद आपसे पूछे कि सॉल्यूशन की नेचर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, पैरामैग्नेटिक, ब्लू कलर, रिड्यूसिंग नेचर, कंडक्टिविटी। रिड्यूसिंग नेचर, कंडक्टिविटी। लिख लो तो बता देना। अनपेड इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, सॉल्यूशन के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब वो अमोनिया के एबीएमओ में चला गया, तो अनपेड है। अनपेड होगा तो पैरामैग्नेटिक, सॉल्यूशन बिकम्स पैरामैग्नेटिक एंड ब्लू कलर। जैसे सुपर ऑक्साइड है, पैरामैग्नेटिक होता है, क्यों है? क्योंकि अनपेड है। तो अमोनिया के अंदर जब एबीएमओ में वो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अनपेड रहेगा, अनपेड रहेगा तो सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक रहेगा। देखो इसके नीचे, when this blue color solution standing for a long time, when this blue color, ये मत लिखो यार अभी, तुम तो बस इधर से देखा, इधर छापा, ये छापा, और बस ठीक है, जो लिख दिया सर छाप लेते हम तो। अभी रुका करो थोड़ा सा। हाँ when this blue color solution is standing for a long time, स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब ये नहीं कि 2-4 साल, मुश्किल से 10 से 15 मिनट, 5-7 मिनट। हाँ, और क्या? तो when this blue color solution is standing for a long time or heating or adding of iron oblique nickel, ये कैटलिस्ट है, ब्रैकेट में लिख लो कैटलिस्ट। इन तीनों ही कंडीशन में, तो दोबारा बोल रहा हूं, when this blue color solution is standing for a long time or heating or catalyst, solution becomes colorless. Solution becomes colorless. अब आप इसको हीट करो, आप इसको छोड़ दो, या आप कैटलिस्ट मिला दो, तो ये सॉल्यूशन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? कलरलेस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल अमाइड, क्योंकि मेटल अमाइड कलरलेस होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल
अमाइड रिएक्शन अब लिखो वो वाली NaNH2 प्लस H2। अब लिखो वो रिएक्शन Na अमोनिया NaNH2 प्लस हाइड्रोजन। आ गई बात समझ? ये सही जगह है इस रिएक्शन को लिखने की। अगला पॉइंट लिख, when metal concentration increases, when metal concentration increases, ये पढ़ के जाना है solubility liquid ammonia में। when metal concentration increases, when metal concentration increases, when metal concentration increases, metal concentration increases, this blue color changes into when metal concentration increases, this blue color changes into bronze color. This blue color changes into bronze color due to the cluster formation. क्या हो गया? बोलना क्या? ब्रॉन्ज BRONZE ड्यू टू द क्लस्टर फॉर्मेशन। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? गुच्छे बन जाते हैं। वो गुच्छे बनने की वजह से कलर ब्लू से क्या हो जाता है? ब्रॉन्ज। कब होता है? जब मेटल की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा देते हो। तो देखिए मेटल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, देखो क्या हुआ? मेटल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो बताइए अमोनिएटेड कैटायन बढ़ेंगे या कम होंगे? और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। अमोनिएटेड कैटायन भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। अब बताइए वो इलेक्ट्रॉन अमोनिया के एंटी बॉन्डिंग में जाना शुरू करेगा तो अमोनिया के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कम होगा? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ वो कैटायन अमोनिया के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से वो कैटायन उस अमोनिया के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे और छोटे छोटे गुच्छे तैयार हो जाएंगे और इन्हीं गुच्छों के बनने की वजह से वो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट होगा? ब्रॉन्ज, जिसको बोलते हैं क्लस्टर। क्या बोलते हैं? ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है बात? आज के लिए इतना ही काफी है, सफिशिएंट है। अब इसके आगे एस ब्लॉक के अंदर इंडस्ट्रियल पार्ट की बात करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट टाइम। हाँ करेक्शन फिर बता देंगे अगली बार। अच्छा अभी बता देता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। फिर अभी रुको, फिर अब रुकना पड़ेगा। चलिए बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी क्वेश्चन आ रहा है सर एनसीईआरटी कौन कौन से चैप्टर की पढ़नी है? मैंने कहा बोला पढ़ने के लिए? क्वेश्चन करिए सिर्फ।